नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जो एनसीईआरटी द्वारा कठिन शब्द या मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। आइए उनके बारे में सरल शब्दों में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला है जीववाद। जीववाद यह एक संक्रियात्मक पक्ष है। क्या है? एक संक्रियात्मक पक्ष है। इसमें जो बालक होता है ये कहीं ना कहीं निर्जीव वस्तु में सजीवता को देखता है। निर्जीव वस्तु में सजीवता को देखता है। जैसे कभी कभी अचानक उसे चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है, लेकिन उसकी मम्मी उस लकड़ी या तखत से जो चोट लगती है गिरने से उस तखत को मारती हैं और वो बालक चुप हो जाता है कि मतलब वो सोचता है हमारी तरह उसे भी दर्द हुआ होगा। इसी वजह से इसे जीववाद कहा जाता है। तो आइए देखते हैं किसी निर्जीव वस्तु में सजीवता की तरह देखना क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। किसी निर्जीव वस्तुओं में सजीवता देखना जीववाद कहलाता है। दूसरा नंबर है सेफेलोपोडल। सेफेलोपोडल यह एक प्रकार का सिद्धांत है, यानी सीधा जो होता है सिर से पैर की ओर जो चलता है, ये सिद्धांत इसे बोलते हैं सिरा पदाभिमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा पदाभिमुखी सिद्धांत। सिरा पदाभिमुखी सिद्धांत। मतलब ये चलता है सिर से पैर की ओर। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे सेफेलोकोडल कहते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल। प्रोक्सीमोडिस्टल जो है यह मध्य से बाहर की ओर या निकट से दूर की ओर, केंद्रक से सिराओं की ओर जो चलती है विकास होते हैं, इसे प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं। आइए देखते हैं मध्य से बाहर की ओर या बाहर की ओर या केंद्रक से सिराओं की ओर, केंद्रक से सिराओं की ओर इसे दूर और क्या कहते हैं? निकट से दूर की ओर। निकट से दूर की ओर। जैसे एक बालक है, समझ लो, ये केंद्रक से जो बाहर की सिराएं तक विकास होता है इसे कहते हैं प्रोक्सीमोडिस्टल कहते हैं, या मध्य से बाहर की ओर, केंद्रक से सिराओं की ओर या निकट से दूर की ओर कहते हैं। तीसरा आता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जब अनेक चीज विशेषता या पदार्थ को छोड़ के हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे कहते हैं केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कोई काफी वस्तु रखी हो जिसमें से खूब ज्यादा सुंदर लगता हो, मैं उसे अगर देखना एक ध्यान पूर्वक देखते हैं, अपना ध्यान एक जगह केंद्र कर लेते हैं, उसे कहते हैं केंद्रीकरण कहते हैं। तो अनेक विशेषताओं एवं वस्तुओं पर एक ध्यानपूर्वक देखना
या अपना मस्तिष्क को एकत्रित करके किसी वस्तु को देखना केंद्रीकरण कहलाता है। देखना अनेक विशेषताओं एवं पदार्थ वस्तुओं पर एक ध्यानपूर्वक देखना या अपने मस्तिष्क को एकत्रित करके किसी विशेष वस्तु पर देखना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। आइए बात करते हैं संज्ञान। संज्ञान क्या एक मानसिक क्रिया है जिसके अंतर्गत चिंतन करना, तर्क करना, प्रत्यक्षीकरण, समाधान निहित होता है। इसके अंतर्गत निहित होता है। तो ये क्या है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें तर्क, चिंतन, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण और समस्या तक भी निहित होता है। समस्या समाधान निहित होता है। क्या होता है? संज्ञान होता है। अगला शब्दावली है निर्णयन। यह होता है अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन लेना। क्या कहलाता है? निर्णयन कहलाता है। अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन लेना। विकल्प को चुन लेना निर्णयन कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्णयन कहलाता है। अगला शब्द है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकार है। इसे पठन विकल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पठन विकल्प। पठन विकल्प या पठन विकार। पठन विकार इसमें क्या होता है? इसमें जो बालक संबंधित विकार होता है कि वो जो पढ़ता है तो उसे परिभाषित करने वाला जो शब्द होता है, बालक को पढ़ने में जो संबंधित विकार आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आते हैं, अगर उसे परिभाषित करने वाला एक ये शब्द है, क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है? इसको देखते हैं। पठन संबंधित विकार या समस्या कठिनाई होती है, उसके लिए उपयुक्त ये शब्द होता है डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? परिभाषित, इन सबको परिभाषित करने वाली एक शब्द है। क्या है? डिसलेक्सिया। अब आएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यह एक लेखन विकार है। क्या है? ये ऊपर वाला था डिस्लेक्सिया तो था, वो पठन विकार था, और डिस्ग्राफिया है ये लेखन विकार है। क्या है? लेखन विकार। लेखन विकार इसमें क्या होता है? इसमें लेखन संबंधित कठिनाइयां आती हैं। इसका संबंध होता है कि लिखते लिखते बालक पता नहीं क्या लिख देता है कि ना उसे टीचर समझ पाता है, ना बाद में खुद वो समझ पाता है। इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधित लेखन संबंधित
विकार, इसमें बालक लिखते लिखते पता नहीं चलता क्या लिखा है। वो खुद बालक खुद भी नहीं पढ़ सकता, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। अब आ गया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो होता है जब गणित संबंधित विकृति होती है, यानी ये गणित से संबंधित विकार होते हैं, ये कठिनाई और समस्या होती है जिसमें अंकों को, संख्याओं को पहचानने में कठिनाई होती है, गणित संख्या का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। गणित संबंधित विकार। कौन सा विकार है? गणित संबंधित विकार है जिसमें जिसमें बालक न संख्या न अंकों की पहचानता है, अंकों की पहचान कर पाता है। नेक्स्ट, अंकों की पहचान कर पाता है, इसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। आगे आगे आपका शब्दावली है डिसफेसिया। क्या है? डिसफेसिया। डिसफेसिया ये क्या है? ये वाक अक्षमता, अब बालक जो होता है अक्षमता वाक है, जो बालक अपने भाव को किसी को अगर व्यक्त करता है तो उसमें कठिनाई महसूस करता है। कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं या हमारी आवाजें कहीं हिचक कर निकलती हैं, मैं घबराहट सी होती है, लेकिन ये जो बालक में होता है इसे हकलाना कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये होता है डिसफेसिया, डिसफेसिया होता है, इसे हकलाना कहते हैं। क्या कहलाएंगे इसे? वाक विकार। क्या कहते हैं? वाक विकार या वाक अक्षमता भी कहते हैं। अक्षमता जिसमें बालक अपने भाव विचार को, डिसफेसिया वाक अक्षमता कहते हैं, इसे वाक अक्षमता कहते हैं, जिसमें बालक अपने भाव विचार को कठिनाई में महसूस करता, व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है, उसे क्या कहते हैं? डिसफेसिया कहते हैं। विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई कठिनाई विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसे डिसफेसिया कहते हैं और इसे हकलाना भी कहते हैं। हकलाना। आखिरी सा है हमारा शब्दावली है अफेजा। क्या है? अफेजा। ये मौखिक विकृति है या मौखिक विकार कहते हैं। क्या कहेंगे? मौखिक विकृति, मौखिक विकृति या विकार या समस्या। क्या कहेंगे? मौखिक विकृति। मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त ना कर पाना क्या कहलाता है? अफेजा। बहुत से लोग होते हैं दूसरों के सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो अगर उन्हें अपना लेखन प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? बोल किसी के सामने बोल नहीं पाते, उसमें क्या होता है? अफेजा होता है। क्या है ये? मौखिक विकृति, जिसमें बालक अपने बातों को प्रत्यक्ष रूप से, क्या कहता है? प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अभिव्यक्त
नहीं कर पाता है। अगला शब्दावली देखते हैं, अधिगम पठार। अधिगम पठार जो होता है, ये हमारे जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं या अधिगम के क्षेत्र में रुकावट या बाधा जो प्रस्तुत करते हैं या मंद गति से हमारा अधिगम करते हैं, उसे कहते हैं अधिगम पठार। ये कई प्रकार से होते हैं अधिगम पठार। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार का चैप्टर है अधिगम पठार, लेकिन इसको सरल शब्दों में समझते हैं। अधिगम के क्षेत्र में रुकावट या बाधा उत्पन्न करने वाले मंद गति से जो होते हैं समस्या होती है, उसे क्या कहेंगे, अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम गम में बाधा, अधिगम में बाधा या रुकावट पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। अधिगम बाधा रुकावट समस्या समस्या या अधिगम मंद गति से होता है। मंद गति से होता है, क्या कहलाता है, अधिगम पठार कहलाता है। तीसरा चालक या अंतर्निरोध या प्रणरोध, ये होते हैं जो, इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ड्राइव भी कहते हैं। चालक होता है व्यक्ति की आंतरिक दशा या बल जो व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है। अंदर से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं प्रोत्साहित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक या अंतर्निरोध या प्रणोद कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में हम ड्राइव भी कहते हैं, DRIV, ड्राइव क्या कहते हैं, ड्राइव भी कहते हैं। चालक व्यक्ति की आंतरिक क्रियाएं क्या गया, ड्राइव चालक व्यक्ति की आंतरिक क्रियाएं जो या दशा या बल, आंतरिक क्रियाएं दशा या बल को प्रोत्साहित करते हैं, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे हमें भूख लग जाती है, लेकिन अंदर से कहता है खाने के लिए हमें भूख लगती है, ना कहते हैं कि हमें मतलब खाना भूख लगी है तभी खाना खाते हैं। ये आंतरिक एक प्रकार की चालकता है या अंतर्निरोध है, प्रणोद है। भूख लग जाना क्या कहलाता है, ये अंतर। इसके सबसे अच्छा उदाहरण भूख ही है। अगला शब्दावली है प्रेरक। प्रेरक एक प्रकार का एक व्यापक क्षेत्र होता है, एक शब्द है जो होते हैं व्यापक भी कहते हैं, बहुत बड़ा है प्रेरक, जिसमें आवश्यकता, चालक, तनाव आदि चीजें समाहित होती हैं। ये अवप्रेरणा का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है, अवप्रेरणा का मुख्य स्रोत होता है। तो यह क्या है, इसे समझ लो, यह एक व्यापक शब्द है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमें क्या क्या समझता है, आवश्यकता यानी हमारी नीड्स, चालक, तनाव आदि चीजें समाहित होती हैं। जिसमें आवश्यकता, तनाव, यह एक व्यापक शब्द है जिसमें आवश्यकता, तनाव, चालक आदि समाहित होती हैं, क्या कहलाती हैं, प्रेरक कहलाती हैं। यह अवप्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, अवप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, ये अवप्रेरणा भी होता है जिसे हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक अवप्रेरणा, और दूसरा होता है बाह्य अवप्रेरणा।
क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा या दूसरा बाह्य प्रेरणा होता है। ये एक प्रकार का बहुत एक चैप्टर ही होता है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, प्रेरक के प्रकार। ये हम किसी दिन अलग क्लास में जरूर पढ़ाएंगे आपको। अगला शब्दावली आता है उपलब्धि या प्रेरक। क्या होता है उपलब्धि या प्रेरक? इसकी व्याख्या जो है, ये मैक्सीलैंड और एटकिंस ऐसे वैज्ञानिक थे, मैक्सीलैंड और एटकिंस 1961 में इन्होंने इस शब्द की व्याख्या की थी। तो कौन किया था? मैक्सीलैंड। कौन कौन थे? मैक्सीलैंड और प्रेरणा, ये मैक्सीलैंड और कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक और थे, एटकिंसन का नाम था, एटकिंसन नाम था, जो 1961 में, सन 1961 में इस शब्द की व्याख्या की थी। उपलब्धि और प्रेरक मैक्सीलैंड और एटकिंसन सन 1961 में इस शब्द की व्याख्या की थी। अच्छा, इसमें जो होता है, इस शब्द का अर्थ होता है चुनौतीपूर्ण कार्य को, कठिन कार्य को, चुनौतीपूर्ण हुआ कठिन कार्य को संतोषपूर्वक सरल तरीके को अपने अनुसार तरीके से निर्णय प्राप्त करने की जो आशा होती है उसे कहते हैं उपलब्धि प्रेरक कहते हैं। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों को संतोषपूर्ण तरीके से करना क्या कहलाता है? उपलब्धि और प्रेरक कहलाता है। चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्य को संतोषजनक कहते हैं ना, कहीं कहीं पर जो होगा देखा जाएगा, संतोष करके ये काम कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि और प्रेरक कहते हैं। संतोषजनक या संतोषपूर्ण, संतोषजनक या संतोषपूर्ण रूप से या तरीके से कार्य करना या निर्णय प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? उपलब्धि और प्रेरक कहलाता है। संतोषजनक कार्य कर लेना या उपलब्धि का आशय करना, यह क्या होता है? जो होता है निर्णय करने का, निर्णय प्राप्त करने की आशा होती है। संतोषजनक कार्य कर लेना या निर्णय की जो आशा होती है, उसे क्या कहेंगे? उपलब्धि और प्रेरक कहते हैं। कई कई कहते हैं ना कि मतलब जैसे कोई समस्या आ गई, कठिन कार्य आ गया, फिर भी हम कहते हैं अच्छा कहीं इसमें मेरा लॉस ना हो जाए इस बिजनेस में, चलो अच्छा देखते हैं, एक बार चले जाते हैं, संतोष करके चले जाते हैं, और उसमें अधिक लाभ कमाने की एक आशा होती है, उस प्रक्रिया को एक शब्द से संबोधित करते हैं, उपलब्धि और प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब आखिरी में आ गया लिबिडो। लिबिडो जो होता है, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये दिया गया था। ये मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, सिगमंड फ्रायड ने एक मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने लिबिडो का अर्थ का प्रयोग बताया होता है। ये काम प्रवृत्ति होती है, काम प्रवृत्ति यानी सेक्स की एक्टिविटी जो होती है, इसे लिबिडो कहते हैं। ये बालक में भी होते हैं, छोटे होते बालक में, ये पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने माँ के प्रति अत्यधिक, मतलब जैसे बालक होते हैं, स्तनपान दूध होते हैं, ये लिबिडो के कारण अधिक आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? अधिक आकर्षित होते हैं। ये क्या कहेंगे? काम प्रवृत्ति कहते हैं, काम प्रवृत्ति। कौन दिया था ये सिद्धांत? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इन्होंने एक सिद्धांत मतलब दिया था। कौन दिया था? मनोलैंगिक सिद्धांत। क्या दिया था? मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक
सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। अधिगम। अगली शब्दावली हमारी है काम प्रसूति काल। ये जो लिब्डो द्वारा बताई गई थी, ये लिब्डो जो सिगमंड फ्रॉइड द्वारा बताई गई थी, लेकिन ये जो होता है ये बाल्यावस्था तक समाप्त होता है। बाल्यावस्था तक क्या होता है? सुसुप्त होता है। बाल्यावस्था तक सुसुप्त होता है, यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष तक ये जो काम प्रसूति काल है, ये बाल्यावस्था में जो होता है ये सुसुप्त होता है। बाल्यावस्था में ये सुसुप्त होता है। इसे कहते हैं काम प्रसूति काल कहते हैं। एक कार्मिक विकास आ गया है, कार्मिक विकास। ठीक, ये थांडाइक के द्वारा, ठीक, थांडाइक के द्वारा विकास धीरे धीरे जो होता है उसके धीरे धीरे विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया, थांडाइक ने दिया है। एक कर्मिक विकास का सिद्धांत थांडाइक द्वारा दिया गया है, जिसमें कर्मिक विकास की क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो होता है विकास होता है बालकों में, उसे कर्मिक विकास कहते हैं। तो कौन दिया था? थांडाइक। थांडाइक इसे क्रमबद्धता विकास कहते हैं, या कर्मिक विधि भी कहते हैं, या धीरे धीरे जो विकास होता है इसे क्या कहते हैं? कर्मिक विकास कहते हैं। धीरे धीरे विकास, धीरे धीरे विकास होता है, या धीरे धीरे विकास होता है, या कर्मिक विधि या क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से विकास होता है। उसे क्या कहते हैं? कर्मी विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मी विकास कहते हैं। तीसरा आ गया आकस्मिक विकास। आकस्मिक विकास का मतलब होता है अचानक कोई घटना घट जाती है, उसे आकस्मिक घटना कहते हैं। इसे आकस्मिक विकास होता है। इसे स्टेने हॉल ने दिया था। किसने दिया था? स्टेने हॉल। स्टेने हॉल किसने दिया था? स्टेने नहीं, ये नाम जो है थोड़ा सा गलत है। ये इनका नाम होता स्टेनले हॉल होता है। क्या होता? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल होता है। हाँ, ये आकस्मिक विकास स्टेनले हॉल ने दिया था और कहा था विकास अचानक या आकस्मिक हो जाता है। इनके सिद्धांत में बताया गया था जो विकास होता है वो अचानक होता है। इसे क्या कहते हैं? विकास अचानक। विकास अचानक होता है। वर्ड है हेडोक कमेटी। हेडोक कमेटी जो है ये किशोरावस्था का अध्ययन करने वाली कमेटी है। क्या है? किशोरावस्था का, किशोरावस्था का अध्ययन करने वाली कमेटी क्या कहलाती है? हेडो कमेटी कहलाती है। हेडो कमेटी इसे इसमें बताया गया था हेडो कमेटी के अंतर्गत जो बालक की किशोरावस्था से झंझनाहट की अवस्था कहते हैं, जिसमें से इनके टीन एज जो चलते हैं, टीन एज जो होते हैं, ये इनका खून बहुत ज़्यादा खोलता है। अधिकतर हम देखते हैं जो 13 वर्ष के, यानी 3 वर्ष इसलिए कहते हैं 13 वर्ष से, यानी 13 से लेकर 19 तक जो होते हैं एज वर्ष के जो बालक होते हैं उनका गर्म खून का अवस्था भी कहते हैं, इसे उबलते खून का भी अवस्था कहते हैं, इसे झंझनाहट वाहट की अवस्था भी कहते हैं। और ये है क्षुद्रा अभाव। ठीक, इसे एलोक्सा नर्वोसा भी कहते हैं। एलोक्सा
नरबोसा। अच्छा, ये जो होता है क्षुद्रा अभाव होता है, ये किस में पाया जाता है? लड़कियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लड़कियों में। लड़कियों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ये भोजन विकार संबंधित होता है या आहार विकास होता विकार होता है। क्या होता है? आहार विकार या भोजन विकार की संबंधित होती है। इसमें होता क्या है? भोजन विकार। भोजन विकार में क्या होता है? लड़कियां क्या करती हैं? कम खाना खाती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति कि मेरे शरीर की बनावट में कहीं खराब ना हो जाए, जो कम खाना खाना पसंद करती हैं। और ये अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी चिंतित हो जाती हैं कि लेकिन अपने आप को पतला रखना, फिट रखना, लड़कियों में ये आदत अधिक पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है? भोजन विकार में कम खाना खाना खाना। दूसरा क्या होता है? इसमें कम कम खाना खाना, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहना। अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहना और अपने आप को पतला रखना अधिक पसंद प्रयास करती हैं। अपने आप को पतला रखना अधिक प्रयास करती हैं। अगला शब्द जो है हमारा शब्दावली है बुलीमिया। जो है बुलीमिया जो होता है, इसमें लोग ज्यादा खाना खाते हैं। क्या कहते हैं? ज्यादा खाते हैं। क्या कहते हैं? ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाना खाते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, अपने वजन जो होता है उनका बॉडी वेट जो होता है वो उनके हाइट के अकॉर्डिंग सही होता है। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहते हैं और योगाभ्यास, जिम आदि करते रहते हैं। मतलब वजन के प्रति सचेत रहते हैं और योगा, जिम आदि कार्य अधिक करते हैं। उसे कहते हैं बुलिमिया कहते हैं। क्या कहेंगे? बुलिमिया कहते हैं। आ गया बिंज ईटिंग। अगली शब्दावली है बिंज ईटिंग जो होती है, इसमें ज्यादा खाते हैं। इसमें भी ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन ये काम भी उतना ही ज्यादा करते हैं। ठीक, इसी वजह से इनका बॉडी वेट जो होता है ये जिम वगैरह करते रहते हैं और इसलिए इन्हें कहते हैं बुलिमिया। अपने ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन बॉडी को मेंटेन करते हैं, बुलिमिया कहलाते हैं। बिंज ईटिंग उन्हें कहते हैं ज्यादा खाना खाते हैं, मसालेदार अधिक पसंद करते हैं। और उसके बाद में ये इनका वजन जो होता है, इनके बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग इनका बॉडी वेट जो होता है अधिक हो जाता है। और ये जब उनका बॉडी वेट फैट अधिक हो गया ज़्यादा खाना खाने से, तो ये रोग से अधिकतर पीड़ित रहते हैं। तो मसालेदार खाना, बिंज ईटिंग वाले मसालेदार मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। वजन अधिक बढ़ जाता है। अब अधिक वजन बढ़ गया, फैट अधिक बढ़ गया, तो ये क्या होते हैं? बीमारियों से घिरे होते हैं, यानी रोगग्रस्त होते हैं। क्या होते हैं? रोग से पीड़ित रोग से पीड़ित होते हैं। आज के लिए इतना शब्दावली से। अगली अब आगे और हम शब्दावली लेकर आएंगे।
इसका सेकंड पार्ट करके लाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हमें अंदर से जब आप मोटिवेशन देंगे तो हमारी आंतरिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा है हमें जागृत करेगी। इससे हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।